पीएस कॉर्नर और मैं हूँ शिखा गुप्ता और आईएएस मेंस का एग्जाम आ रहा है। इसके भी अलावा जितने भी एग्जाम्स इन दिनों जो हैं अनाउंस हो रखे हैं, जिनकी डेट्स हो रखी हैं, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि करंट अफेयर से है। राजस्थान ज्योग्राफी का पार्ट है। तो राजस्थान ज्योग्राफी जिन भी एग्जाम्स में है या राजस्थान एनवायरमेंट से रिलेटेड जिन भी एग्जाम्स में सिलेबस में टॉपिक है, तो उनके लिए एकदम नया टॉपिक जो एग्जाम में अभी ऐड हुआ है, राजस्थान फॉरेस्ट पॉलिसी 2023, राजस्थान की वन नीति 2023। हाल ही में 2023 में ये नई वन नीति, नई फॉरेस्ट पॉलिसी आई है। इससे पुरानी जो वन नीति थी वो थी 2010 की, ठीक है। 2010 की आखिरी वन नीति थी और अभी 2023 में नई वन नीति आई है। तो इस पर जो है एग्जाम में क्वेश्चन हो सकते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं और स्पेशली आरएस मेंस में यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है, उन सारी चीजों की चर्चा हम इस लेक्चर में करेंगे। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान से देखिएगा, करंट अफेयर से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरली तो एग्जाम में इतना ही पूछ लेते हैं कि वन नीति है कब की, तो ध्यान रखिए 2023 में ये राज्य वन नीति, राजस्थान राज्य की वन नीति आई है। इससे पहले 2010 में वन नीति आई थी, आखिरी वन नीति थी 2010 की, वर्तमान जो है 2023 की वन नीति आई है। तो पहली चीज वर्ष आपको याद रहना चाहिए। आगे हम चलते हैं, कुछ एक चीजें बात कर लेते हैं विजन, जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है टारगेट पर, तो यहाँ टारगेट की हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर टारगेट सेट किए हुए हैं। तो ये जो पूरी पीडीएफ है, मैं इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट चीजें प्रॉपर जो ओरिजिनल पीडीएफ आई थी गवर्नमेंट का, जो ओरिजिनल जो रिलीज की थी बननी थी, उस पूरे में से जो जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं लेकर आई हूँ। तो एज इट इज लेकर आई हूँ। यहाँ पे हम कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करेंगे। आरएस मींस में अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो विजन पे आ सकता है कि व्हाट इज द विजन ऑफ द राजस्थान स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी, यानी राज्य वन नीति का जो है विजन क्या है। तो इसमें देखते हैं हम, टू प्रमोट द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ बायोडायवर्सिटी। अपने सिलेबस के अंदर, आरएस मेंस की सिलेबस के अंदर एक टॉपिक है वाइल्ड लाइफ एंड बायोडायवर्सिटी, थ्रेट्स एंड कंजर्वेशन। तो इसके अंदर दोनों चीजें हैं, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ बायोडायवर्सिटी। तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ बायोडायवर्सिटी एंड प्रोटेक्टेड एरियाज थ्रू साइंटिफिक ट्रेडिशनल एंड एक्सपीरियंशियल नॉलेज टुवर्ड्स द ओवरऑल अचीवमेंट ऑफ इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। इंक्रीज वेजिटेशन कवर, ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इंक्रीज वेजिटेशन कवर टू 20%, कितना हमें बढ़ाना है, 20% इसे बढ़ाना है, टू दी ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द राजस्थान विद इन नेक्स्ट 20 इयर्स। ठीक है, अगले 20 सालों में 20% जो पूरा राजस्थान का क्षेत्रफल है उस पे वन होने चाहिए, ये इसका विजन है। तो ध्यान रखने वाली चीज है मेन कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, किस किस के, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ बायोडायवर्सिटी एंड प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रोटेक्टेड एरियाज का मतलब क्या होता है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व, ये सब प्रोटेक्टेड एरियाज में आते हैं। तो प्रोटेक्टेड एरियाज थ्रू साइंटिफिक ट्रेडिशनल एंड एक्सपीरियंशियल नॉलेज टुवर्ड्स द ओवरऑल अचीवमेंट ऑफ इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग एंड इंक्रीज वेजिटेशन कवर टू 20% of the geographical area within next 20 years with special focus on increasing vegetation cover outside forest, यानी जहां पर वन है उसके बाहर। दो तरह की चीजें होती हैं जो हमें वन नीति या हमारा जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है उसके अंदर हम देखते हैं। एक तो होता है फॉरेस्ट कवर, एक होता है ट्री कवर। फॉरेस्ट एरिया शेड्यूल्ड एरिया होता है, यानी ऐसा एरिया जिसे गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में शेड्यूल किया गया कि ये फॉरेस्ट है। तो लेकिन ये बोल रहे हैं फॉरेस्ट के बाहर, यानी ऑलरेडी जो वन है वहां तो पेड़ है ही, वन क्षेत्र के बाहर भी आप जो है ये पेड़ लगाइए। तो वेजिटेशन कवर हमें इंक्रीज करना है और स्पेशल फोकस किस पर है, आउटसाइड फॉरेस्ट। इसी को हिंदी में भी देख लेते हैं, राज्य में पारिस्थितिकी, आर्थिक और सामाजिक कल्याण। ध्यान रखेंगे, पारिस्थितिकी, आर्थिक और सामाजिक कल्याण। क्यों? क्योंकि ये सतत प्रबंधन की बात कर रहे हैं। तो पारिस्थितिकी, आर्थिक और सामाजिक कल्याण की एकीकृत उपलब्धि की दिशा में वैज्ञानिक, पारंपरिक एवं अनुभवजन्य ज्ञान के माध्यम से वन्य जीवों, जैव विविधता और संरक्षित क्षेत्र, ठीक है, वनों, वन्य जीवों, जैव विविधता और संरक्षित क्षेत्रों के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देना है। और वनों के बाहर, ध्यान रखना है, वनों के बाहर यानी जो ऑलरेडी वन डिक्लेयर है, ऑलरेडी फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर है, उसके बाहर वनस्पति आवरण को बढ़ाने पर विशेष ध्यान देकर आगामी 20 वर्षों में वनस्पति आवरण को राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के 20% तक बढ़ाना इनका टारगेट है। तो प्री जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे उनमें तो डायरेक्टली क्वेश्चन बन गया है कि कितना प्रतिशत करने का टारगेट है। तो जो राष्ट्रीय पॉलिसी है, राष्ट्रीय नीति है, ध्यान रखेंगे नेशनल पॉलिसी के अंदर टारगेट है 33%, 33%, और राजस्थान की जो पॉलिसी है उसके अंदर 20%, 20% का टारगेट है। कब तक? अगले 20 वर्षों में। तो टारगेट ध्यान रखिएगा, पहला पॉलिसी का वर्ष 2023, पिछली आई थी 2010 में। दूसरा टारगेट क्या है? टारगेट है
20% करना अगले 20 वर्षों में, ठीक है। मेजर फोकस किस पर है? वनों के बाहर वाले क्षेत्र पर है। और इनका बेसिकली विजन क्या है? सतत प्रबंधन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट। सस्टेनेबल मैनेजमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड हो गया? इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग, यानी पारिस्थितिकी, आर्थिक और सामाजिक कल्याण, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखेंगे। अगर इस बार आप मेंस लिख रहे हैं तो मेंस में भी ध्यान रखेंगे, ये आपके कीवर्ड्स होंगे और इन कीवर्ड्स को आपको लिखकर आना है। तो ये विजन हो गया, टारगेट आ गया इसके अंदर कि क्या टारगेट है। आगे हम चलते हैं उद्देश्यों की ओर, ऑब्जेक्टिव्स। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है? पहला ऑब्जेक्टिव जो मेजर ऑब्जेक्टिव है, टू प्रोटेक्ट, कंजर्व, रीस्टोर। ध्यान रखिए, प्रोटेक्ट, कंजर्व, रीस्टोर एंड मैनेज, ठीक है। तो ये 4 कीवर्ड है, हिंदी में भी देखें तो इनका क्या क्या कीवर्ड है? सुरक्षा, संरक्षण, पुनर्स्थापन और प्रबंधन, ठीक है। यानी कि जो है उनको प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा करना, संरक्षण करना, कंजर्व करना, रीस्टोर यानी कि पुनर्स्थापन करना, जहां पे भी खराब हो चुके हैं वहां पर पुनर्स्थापन, और उनको लगा के फिर मैनेज करना, प्रबंधन करना। तो 4 कीवर्ड हो गए, प्रोटेक्ट, कंजर्व, रीस्टोर, मैनेज। सुरक्षा, संरक्षण, पुनर्स्थापन और प्रबंधन करना, ठीक है। किस किस का करना है? एग्जिस्टिंग नेचुरल फॉरेस्ट, यानी जो ऑलरेडी है, तो नेचुरल फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडायवर्सिटी। आगे इन तीनों चीजें हैं, यानी किन किन चीजों का? वर्तमान प्राकृतिक वन, वन्य जीवन और जैव विविधता, ठीक है। टू एंगेज देयर, टू एनहांस देयर प्रोडक्टिव कैपेसिटी, उनकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, क्योंकि उसका हमें फायदा मिले, सतत प्रबंधन है। सतत प्रबंधन का मतलब उसके आर्थिक लाभ भी होने चाहिए। तो उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी एंड फ्लो ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज एज वेल एज टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग, यानी एक तरह से बोले तो इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग के लिए इसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाना है। इसमें देखिए तो प्राकृतिक वनों, वन्य जीवों और जैव विविधता की सुरक्षा, संरक्षण, पुनर्स्थापन और प्रबंधन करना, जिससे पारिस्थितिकी सुरक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के प्रवाह के लिए वनों की पालक क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए योगदान देना है, ठीक है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहला, सबसे मेजर। अगर आ जाएगी उद्देश्य लिखिए, ऑब्जेक्टिव बताइए फॉरेस्ट पॉलिसी का, तो उसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही है, टू प्रोटेक्ट, कंजर्व, रीस्टोर एंड मैनेज, ठीक है। ध्यान रखेंगे 4 वर्ड है, PCRN, ठीक है। हिंदी में देखिए तो सुरक्षा, संरक्षण, पुनर्स्थापन और प्रबंधन, है ना, SSPP। सुरक्षा, संरक्षण, पुनर्स्थापन और प्रबंधन करना, जिससे पारिस्थितिकी सुरक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के प्रवाह के लिए वनों की उत्पादक क्षमता को बढ़ाया जा सके और आर्थिक और सामाजिक कल्याण में योगदान दिया जा सके। तो ये ध्यान रखेंगे, सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव। कुछ माइनर ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, क्या क्या है? टू इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ फॉरेस्ट और ट्री कवर इन द स्टेट बाय एनकरेजिंग reforestation, restoration and rehabilitation measures in existing forest areas by encouraging and expanding vegetable cover in urban and rural areas, यानी दोनों जगह, अर्बन में भी और रूरल में भी। Outside the existing forest areas by promoting protection and afforestation practices on common property resources, agroforestry। एग्रोफॉरेस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। एग्रोफॉरेस्ट्री क्या होती है? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के साथ साथ फॉरेस्टेशन, यानी जैसे मान लो कोई खेत है, उस खेत के अंदर चारों ओर मेड़ पे आपने पेड़ लगा दिए, खेत के बीच में आपने पेड़ लगा दिए, तो उसे बोलते हैं एग्रोफॉरेस्ट्री। एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री दोनों साथ साथ हों। प्रैक्टिसेस ऑन फार्मलैंड्स एंड ट्री प्लांटिंग ऑन अवेलेबल स्पेसेस, जितनी भी खाली जगह मिले हमें वहां पे पेड़ लगा दो, ठीक है। क्या करें? वर्तमान में स्थित वन क्षेत्रों में वनों की कटाई, पुनर्स्थापन और पुनर्वास उपायों को प्रोत्साहित करके, ठीक है, और मौजूदा वन क्षेत्रों के बाहर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वनस्पति आवरण को प्रोत्साहित करके और विस्तारित करके राज्य में वन और वृक्ष आच्छादन की सीमा को बढ़ाने के लिए साझा भूमि संसाधन, यानी जो कॉमन प्रॉपर्टी है, साझा भूमि संसाधन, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज जो है, उन पर वन सुरक्षा और वनीकरण प्रथाओं को बढ़ावा देना। कृषि भूमि पर कृषि वानिकी, एग्रोफॉरेस्ट्री हुई, कृषि के साथ वानिकी करना, कृषि वानिकी पद्धतियां और उपलब्ध स्थानों पर वृक्षारोपण करना, जहां भी खाली जगह है, पंचायत की बिल्डिंग हो गई, नगर पालिका की बिल्डिंग हो गई, ठीक है, कोई स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, मंदिर हो गया, जहां पे भी खाली स्पेस है उपलब्ध स्थानों पर वृक्षारोपण, ठीक है। ये दूसरा है कि कैसे करोगे भाई, ये सब चीजें कैसे करोगे जो बातें कर रहे हो। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी खाली जगह मिली वहां वृक्षारोपण करेंगे, एग्रोफॉरेस्ट्री करेंगे, यानी जो भी खेत है उनमें एग्रीकल्चर के साथ पेड़ लगा देंगे। इसके अलावा हम क्या करेंगे, जो वनीकरण है उनकी सुरक्षा के लिए ऐसी प्रथाओं को बढ़ावा देंगे, ठीक है। कॉमन जो प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हैं उन पर प्लांटेशन करेंगे। इसके अलावा 4 चीजें हैं, 3 चीजें, रिफॉरेस्टेशन, रिस्टोरेशन एंड रिहैबिलिटेशन, ठीक है, पुनर्स्थापन और पुनर्वास उपाय, ठीक, यानी कि वनों का रोपण, पुनर्स्थापन, पुनर्वास उपायों को प्रोत्साहित करना है। तो ये दूसरा माइनर ऑब्जेक्टिव है। मेजर ऑब्जेक्टिव तो पहले वाला ही है, ध्यान रखिए क्या क्या करना है, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट,
कंजर्व, रिस्टोर एंड मैनेज करना है, ठीक है, जिससे क्या हो, उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ सके और इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग अचीव हो सके। वर्तमान प्राकृतिक वन, वन्य जीव और जैव विविधता को सुरक्षा करना, संरक्षण देना, पुनर्स्थापन और प्रबंधन करना, जिससे पारिस्थितिकी, आर्थिक और सामाजिक कल्याण जो है वो किया जा सके। तो ये हो गया मेजर। इसके बाद दूसरा एक और है, टू एनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, है ना, सामुदायिक भागीदारी, है ना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इसमें होगा सामुदायिक भागीदारी, पढ़ते हैं इसको, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड इंप्रूव लाइवलीहुड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल थ्रू सस्टेनेबल यूज ऑफ फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स बेस्ड रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। वन और चारागाह दोनों चीजों पर ध्यान है, फॉरेस्ट पे भी है और ग्रासलैंड्स पर भी है। आधारित संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के सतत उपयोग के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना और लोगों के लिए आजीविका के अवसरों में सुधार करना। यानी सामुदायिक भागीदारी का मतलब क्या है, अभी हम आगे देखेंगे कि सामुदायिक भागीदारी कैसे की जाती है। सामुदायिक भागीदारी का मतलब है जो लोग वहां रह रहे हैं, लोकल कम्युनिटी है उस एरिया की, उसके पार्टिसिपेशन से, उसकी भागीदारी से ये काम करना। जैसे अगर मान लो वन विभाग है, वो पेड़ लगा सकता है, पेड़ दे सकता है, लेकिन उसका पालन पोषण भी एक जिम्मेदारी है, तो वहां की लोकल कम्युनिटी को उसमें इन्वॉल्व करेंगे कि भाई पेड़ लग गया तो इस पेड़ का ध्यान आपको रखना है, रोज पानी देना है, खाद देनी है, जो भी करना है वो आपको करना है। फिर उससे जो भी उत्पाद मिलेगा वो आपका है, जो भी प्रोड्यूसर्स आए वो लोकल कम्युनिटी के हो गए। तो ये साझेदारी है, सामुदायिक भागीदारी से हम करना चाह रहे हैं इसका, वन और चारागाह संसाधनों का संरक्षण करना चाह रहे हैं, जिससे क्या हो, आजीविका के अवसरों में सुधार हो, जिससे लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज जो है वहां के लोगों की इंक्रीज हो। ठीक है, अगला है टू प्रिवेंट ऑल फॉर्म्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, किसी भी तरह का भूमि में निम्नीकरण हो रहा है तो उसको रोकना। फॉर्म्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इंक्लूडिंग डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन भी जहां जहां हो रहा है उसको रोकना। improve productivity of land under forest, grassland and plantation, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, जो भी फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है या प्लांटेशन है उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। उचित प्रबंधन, हस्तक्षेपों और समकालीन वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान के माध्यम से मरुस्थलीकरण सहित भूमि के सभी प्रकार के शरण, भूमि का कैसा भी शरण हो रहा हो, निम्नीकरण हो रहा हो, उसको रोकना। और वन घास के मैदानों, वृक्षारोपण के तहत भूमि की उत्पादकता में सुधार करना। ठीक है, यानी बेसिकली क्या करना है, जो वन है, आपके घास के मैदान है या चारागाह है, और जो भी जहाँ पे भी प्लांटेशंस हैं, है ना, वन है, वृक्षारोपण हो रखा है, वहां पे उस लैंड को, उस भूमि के निम्नीकरण को रोक लेना। और अगर मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, मरुस्थलीकरण हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, तो उसको भी रोकना, क्योंकि राजस्थान में मरुस्थलीकरण एक बड़ी समस्या है। अरावली का जो इलीगल माइनिंग हुई है, अरावली में जो अवैध खनन हुआ है, उसकी वजह से जो है पश्चिमी राजस्थान का जो मरुस्थल है वो पूर्वी राजस्थान तक विस्तृत होता जा रहा है, और ये एक बड़ी समस्या है, जिससे पूर्वी राजस्थान में भी मरुस्थल जैसी, डेजर्ट जैसी जो है सिचुएशन बनती जा रही है, उनको रोकना है। इसलिए हमें वन लगाने हैं। इस पॉलिसी में जहां डेजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण को रोकने की बात हुई है, तो उसमें ये बोलते हैं कि ट्री शेल्टर लगानी चाहिए, यानी पेड़ लगा देने चाहिए। मान लो अरावली के आसपास हम पेड़ लगा देंगे तो ज्यादा तेज हवाएं नहीं चलेगी, तेज हवाएं नहीं चलेगी तो मिट्टी को ज्यादा नहीं ले जाएंगे, तो इस तरह से ट्री शेल्टर की भी बात यहाँ पे करते हैं। आगे टू कंजर्व एंड प्रमोट फ्लोरल एंड फॉनल डाइवर्सिटी, gene pool reserve, especially of the rare and endangered species of flora and fauna through ex situ, in situ and circa situ conservation measures, including conservation and management of biodiversity rights ecosystem like grasses, grasslands, wetlands, sacred groves, deserts, etc. इसका मतलब क्या है, तीन तरह से कंजर्वेशन होगा, ex situ, in situ और circa situ। इसका मतलब क्या है, इन situ अपनी ही जगह पर संरक्षण प्रदान करना, जैसे जो बाघ है, टाइगर है, टाइगर जंगल में रहता है, तो जहां पर टाइगर है उस जंगल को संरक्षित करना। दूसरा हो गया एक्स सीटू, कि हमें लगा नहीं है उस जंगल में टाइगर सेफ नहीं है, तो उस टाइगर को हम जू के अंदर ले गए, चिड़ियाघर के अंदर ले गए, वहां कर लिया, तो हालांकि वो उसका खुद का घर नहीं है, अधिवास नहीं है, उसका उसका हाउस नहीं है, उसका जो अपन बोलते हैं हैबिटाट नहीं है, लेकिन हम उसको वहां ले गए कंजर्व करने के लिए। तो एक्स सीटू, घर के बाहर उसको हमने संरक्षण प्रदान किया। और सर्का सीटू का मतलब है एक ऐसी जगह जिसे किसी भी तरीके से हमने मॉडिफाई कर दिया है, जैसे मान लो कोई वन क्षेत्र था लेकिन अभी वहां एग्रीकल्चर हो रहा है, कृषि हो रही है, तो हमने वहां की जो पर्यावरण है उसमें चेंजेस कर दिए हैं, तो उस चेंजेस वाली जगह को भी रिस्टोर करना और मेंटेन करना। तो सर्का सीटू कंजर्वेशन, तो तीन चीजें हैं, एक्स सीटू, इन सीटू, सर्का सीटू। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसके भी जो है तीन हिंदी लिखे हुए हैं, बाह्य स्थानिक, स्वस्थानिक और गैर स्थानिक। ठीक है, संरक्षण उपाय, बाह्य स्थानिक यानी बाहर करना,
स्वस्थानिक यानी जहां पर वो है वहीं करना, और तीसरा गैर स्थानिक जहां का परिवर्तन हो चुका है पर्यावरण वहां पे भी उसको संरक्षण प्रदान करना। किस किस को? फ्लोरा एंड फौना, यानी दोनों को, आपको दोनों को संरक्षण प्रदान करना है। किस किस को? वनस्पतियों को भी और जीवों को भी, है ना? वनस्पतियों और जीवों दोनों को संरक्षण प्रदान करना है, और स्पेशली जो उनकी दुर्लभ यानी रेयर या संकटग्रस्त एंडेंजर्ड स्पीशीज है, जैसे गोडावण, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, अभी संकटग्रस्त है, इनफैक्ट वो तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है? तो ऐसी स्पीशीज को कंजर्व कर लेना। जैसे अभी अभी हमने उदयपुर में बड़ी तालाब के अंदर, ये भी करंट अफेयर्स में ऐड हुआ है, बड़ी तालाब उदयपुर, इसे हमने एक नया कंजर्वेशन रिजर्व बनाया है ना? संरक्षण क्षेत्र, नया संरक्षण क्षेत्र घोषित किया है, कंजर्वेशन रिजर्व। तो अब राजस्थान में 28 हो गए हैं, 28 हो गए। क्या नाम है? बड़ी तालाब उदयपुर में। अब इसको क्यों किया है? क्योंकि राजस्थान में एक फिश की स्पीशीज होती है महाशीर, हिंदी में बोलते हैं महाशीर, है ना? महाशीर एक फिश है, मछली है। इसकी जो प्रजाति है, महाशीर प्रजाति है, ये पूरे राजस्थान से गायब हो चुकी है। पहले चंबल में भी होती थी, अलग अलग जगह होती थी, लेकिन अभी सिर्फ इस बड़ी तालाब उदयपुर में ही है। तो इसको कंजर्व करने के लिए, दुर्लभ हो गई है प्रजाति, तो इसको कंजर्व करने के लिए, इसके संरक्षण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कदम उठाने पड़ेंगे। तो यानी यही बोल रहे हैं कि जो भी ऐसे फ्लोरा या फौना हो, ऐसी वनस्पति और जीव हो जो दुर्लभ है, रेयर है, संकटग्रस्त है, एंडेंजर्ड है, उनको कंजर्व करने के लिए एक्स सीटू, इन सीटू या सरका सीटू कंजर्वेशन करना पड़ेगा, यानी बाह्य स्थानिक, स्वस्थानिक या फिर गैर स्थानिक संरक्षण उनको प्रदान करना है, ठीक है? इसके अलावा टू कंसोलिडेट क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, क्लाइमेट चेंज के कारण जो भी चीजें हो रही है, तो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन मेजर्स इन फॉरेस्ट वाइल्डलाइफ एंड बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ वेजिटेटिव कवर इन राजस्थान, जलवायु परिवर्तन, तो जो भी चीजें हो रही है उनके शमन करने और अनुकूलन उपायों को भी इसमें एकीकृत करना है, कि क्लाइमेट बदलते जलवायु के अकॉर्डिंग हमें जो है ये सारी चीजें करनी है। तो ये ऑब्जेक्टिव है, समझ में आए होंगे। मेजर ऑब्जेक्टिव तो वही था, क्या था पहला जो हमने पढ़ा था, कि हमें क्या करना है? प्रोटेक्ट, कंजर्व, रिस्टोर एंड मैनेज, ठीक है? सुरक्षा, संरक्षण, पुनर्स्थापन और प्रबंधन किसका करना है? हमें एग्जिस्टिंग नेचुरल फॉरेस्ट जो है, प्राकृतिक वन है, वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीव है, और बायोडायवर्सिटी जैव विविधता है, इनका करना है, ठीक है? जिससे क्या हो? इनका प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ सके, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग हो सके। फिर हमने देखा अगला है कि हमने क्या कर सकते हैं, कि जो कृषि वानिकी कर सकते हैं, वनों की कटाई पर रोक लगा सकते हैं, पुनर्स्थापन कर सकते हैं, पुनर्वास कर सकते हैं, यानी रिफॉरेस्टेशन, रिस्टोरेशन, रिहैबिलिटेशन किसका करेंगे? जो हमारे एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट एरियाज है वहां पर। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? जो कॉमन प्रॉपर्टी है ना, सामुदायिक जो है जगह है, एग्रो फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, कृषि वानिकी कर सकते हैं, खाली जगह पर भी हम वन लगा सकते हैं। इसके अलावा हम क्या करेंगे? इसके अलावा हम क्या करेंगे? जॉइंट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सामुदायिक भागीदारी से काम करेंगे। फिर लैंड डिग्रेडेशन को रोकेंगे, डेजर्टिफिकेशन को रोकेंगे, मरुस्थलीकरण और भूमि निम्नीकरण को रोकेंगे। और इसके अलावा जो भी हमारे यहाँ फ्लोरा फौना डाइवर्सिटी है उसका कंजर्वेशन करेंगे, है ना? और इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को ध्यान देंगे। तो ये अगर मेंस में भी आप आंसर लिखते हैं तो ध्यान रखेंगे इन चीजों का, और प्री में तो आपको ये सारे वर्ड इजीली लिखे जाएंगे। आगे हम इसमें बात करते हैं क्या क्या फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी कि वन प्रबंधन के इन्होंने प्रिंसिपल्स बताए हैं। तो इंग्लिश में देखें तो प्रोटेक्शन एंड कंसोलिडेशन, यानी कि अगर छोटे छोटे वन क्षेत्र हैं, कई सारे टुकड़ों में हैं, तो उनको कंसोलिडेट करना। जैसे कि आप देखोगे अभी राजस्थान का पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, वन्य जीव गलियारा, ये बनाया गया है कहां से कहां? रणथंभौर से सरिस्का, रणथंभौर जो है वहां से लेकर सरिस्का, इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया है, जिससे क्या हो? जो टाइगर है, अगर उस टाइगर को हमें ले जाना ना पड़े कि भाई हम उसको गाड़ी में भर के ले जा रहे हैं शिफ्ट करने के लिए, वो खुद ही चल के चला जाए। तो बेसिकली हम क्या करें? कंसोलिडेट कर रहे हैं, आपस में उनको जोड़ रहे हैं। तो छोटे छोटे अलग अलग बिखरे हुए हमारे वन है, उनको कंसोलिडेट करना। तो प्रोटेक्शन एंड कंसोलिडेशन को, उनकी सुरक्षा करो और उनको कंसोलिडेट करो।
इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, जो पारिस्थितिकी तंत्र खराब हो गया है उसको वापस से पुनर्स्थापित करो, रिस्टोर करो। सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि आर्थिक लाभ के चक्कर में हम पारिस्थितिकी नुकसान कर दें, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पारिस्थितिकी को बचाने के चक्कर में जो लोकल कम्युनिटी है, वहां के समुदाय है, वो आर्थिक नुकसान झेलें। तो दो सारी चीजें होनी चाहिए, और वर्तमान पीढ़ी तक ही ये सब सीमित ना रहे, भविष्य की पीढ़ियों को भी ध्यान में रख के हम अपना विकास करें। तो सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। एक्सपेंशन, विस्तार करना है, हमें वन बढ़ाने हैं, पेड़ बढ़ाने हैं और लगाने हैं, डिफॉरेस्टेशन करना है, ठीक है, हमें बेसिकली और फॉरेस्टेशन करना है, एक्सपेंशन विस्तार करना है। एविडेंस बेस्ड अप्रोच, यानी कि जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हो सकता है कोई प्रजाति अब लगाना ठीक नहीं है। जैसे आप देखोगे कि राजस्थान में एक स्कीम है, बोल्ड स्कीम है ना, बोल्ड स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, केवीआईसी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने क्या की है बोल्ड स्कीम, बैम्बू ओसिस ऑन लैंड इन डेजर्ट, बोल्ड स्कीम है। ये क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम जो हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र है इसके अंदर बांस के पेड़ लगा रहे हैं। बांस के पेड़ का क्या फायदा है, एक तो बहुत ज्यादा इसको पानी की आवश्यकता नहीं हो सकती, जो है कम पानी में भी हो जाता है। दूसरा जो है इसमें हम बात करें कि जो बांस है ये छाया भी प्रदान करता है, छाया प्रदान करता है, इसका मतलब जो हमारी और फसलें हैं वो भी अच्छी हो पाएंगी, क्योंकि धूप तेज पड़ती है, फसलें खराब हो जाती है गर्मी से, तो वो भी होगा। तो बैम्बू हम बांस लगा रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि क्या कर रहे हैं हम, एविडेंस बेस्ड अप्रोच, कि हमारे पास उसके लिए कोई एविडेंस है, प्रमाण है, जो भी हम नई चीज करने जा रहे हैं। प्लस पार्टिसिपेशन, लोगों की इसमें भागीदारी को हमें बढ़ाना है। हिंदी में देखें तो क्या है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स ध्यान रखेंगे, संरक्षण और समेकन, कंसोलिडेट करना, एक साथ जोड़ देना। फिर पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन, जहां पे भी पारिस्थितिकी खराब हो गई है, पेड़ ज्यादा कट गए हैं, दोबारा से लगाना। सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, है ना, कि वो हमें भविष्य में भी फायदा दे सके और सभी तरह के फायदे हमें मिले, सामाजिक लाभ मिले, आर्थिक लाभ मिले। फिर विस्तार हमें करना है पेड़ बढ़ाने, जो हमारा टारगेट है कितना, 20 इयर्स में 20%, ये जो हमारा टारगेट है तो विस्तार करना है। प्रमाण आधारित दृष्टिकोण की जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उस आधार पे हमें प्रमाणों के आधार पे कार्य करना है, भागीदारी, लोगों की भागीदारी इसमें हमें बढ़ानी है। तो ये हमारे क्या है, वन प्रबंधन के सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, जो इस पॉलिसी में दिए हुए हैं। तो ये भी मेंस में आ सकता है। इसके अलावा लास्ट जो चीज इसमें हमें डिस्कस करनी है वो है कम्युनिटी एंड जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कि कैसे होता है, जो हम बार बार ये बोल रहे हैं सामुदायिक भागीदारी से करो, सामुदायिक भागीदारी से करो, तो सामुदायिक भागीदारी से कैसे करो, इस कैसे होता है ये, तो इसको ध्यान रखना है हमें। इसमें विलेज लेवल पे दो चीजें बनानी है, विलेज लेवल पे कैसे दो चीजें बनानी है, एक तो विलेज फॉरेस्ट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट कमेटी बनती है, जिसमें फॉरेस्ट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट दोनों होता है, फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन करेंगे, मैनेज करेंगे। इसके अंदर जनरली जो ग्राम पंचायत के लोग होते हैं, ग्राम सभा होती है, वो इन्वॉल्व रहती है। दी इको डेवलपमेंट कमेटी दूसरी है, इको डेवलपमेंट कमेटी। तो विलेज फॉरेस्ट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट कमेटी और इको डेवलपमेंट कमेटी, ये तो गांव के स्तर पर होती है, विलेज लेवल पे। दूसरी है फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी, ये डिवीजन लेवल पे होती है, और स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी ये स्टेट लेवल पे होती है। तीन इसके अंदर जो है थ्री टायर ये अप्रोच है, थ्री टायर अप्रोच है, ठीक है। हिंदी में बात करें तो बेसिकली ये जो है तीन स्तरीय व्यवस्था है, गांव के स्तर पे, मंडल के स्तर पे यानी डिवीजन के स्तर पे, और राज्य स्तर पे। गांव स्तर पे दो समितियां हैं, एक तो ग्राम वन सुरक्षा और प्रबंध समिति, और दूसरा पारिस्थितिकी विकास समिति, ठीक है, दो समिति हैं। इसके अंदर जो है लोकल जो कम्युनिटी है उसके लोग पार्टिसिपेट करते हैं। फिर मंडल स्तर पे वन विकास एजेंसी, और राज्य स्तर पे राज्य वन विकास एजेंसी। तो ये हमने एजेंसी बनाई यानी कमेटी बना दी, समिति बना दी, उसके अंदर लोगों को ऐड कर लिया, जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी के लोग हैं तो उनको ऐड कर लिया, फिर उनसे उनकी राय ले ली, मशवरे ले लिए, एग्जीक्यूशन का काम आसान हो जाता है। तो बेसिकली ये सारा तरीका होता है जिससे हम साझा वन प्रबंधन कहते हैं, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, शॉर्ट में जीएफएम लिखते हैं इसको, ठीक है। तो सामुदायिक वानिकी कैसे करोगे, तीन टायर अप्रोच है, तीन स्तरीय व्यवस्था है, ये चीज इसमें अंदर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये जो है फॉरेस्ट पॉलिसी थी, आपको उम्मीद करती हूँ समझ में आएगी। और बेसिकली अगर आरएस मेंस में यहाँ से क्वेश्चन आता है तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, शॉर्ट एंड कंसाइज में मैंने आपको समझाया, ये इंपॉर्टेंट चीजें जो इसमें ऐड हुई है। तो आपको एग्जाम के लिए जो भी लोग आरएस मेंस दे रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। और भी अगर कोई टॉपिक मुझे लगेगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आई पोस्ट ऑन माय यूट्यूब चैनल। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे पिछले साल, जो कि सिलेबस पिछले साल जैसा ही है, तो पिछले साल कुछ आपके मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि मैम इस पर भी वीडियो बना दीजिए, उस पर भी बना दीजिए, जैसे इस पर आया था तो मैं लेकर आ गई। तो वो सारे जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएंगे। प्लेलिस्ट के अंदर आपको एक आरएस मेंस
का एक फोल्डर दिखेगा, उस फोल्डर के अंदर आरएस मेंस के जितने भी टॉपिक हैं उनके वीडियोस मैंने ऐड कर रखे हैं, तो आपको वहां पे वो सारे मिल जाएंगे। जैसे जियोलॉजिकल पार्क हो गया, जिसपे पिछली बार 10 नंबर का क्वेश्चन भी आया था, पिछली साल ही हमने वो बना दिया था। ऐसे जो आपके ये है भूगर्भिक समय सारणी, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, उस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो वो ज्यादातर आपको आरएस मेंस के फोल्डर में मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई समस्या है तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, और व्हाट्सएप करके मुझे कोई भी प्रॉब्लम है जो आपकी बता सकते हो। कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, आपको लगता है कि इसमें वीडियो बनाया जाना चाहिए, तो उसमें मैं वीडियो बना दूंगी। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच इसको वॉच करने के लिए। कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग, लोगों के साथ शेयर करते रहे वीडियोस के। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ लाइक बटन भी प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।